देवर की 3 शादियां मैं करवा चुकी थी, मगर तीनों एक-एक करके देवर को छोड़कर भाग गई। चौथी बार फिर देवर ने मुझे लड़की तलाश करने का बोला। मैंने कहा आज रात तक मिल जाएगी। घूंघट ओढ़कर कमरे में जाकर बैठ गई। सारी रात इंतजार करती रही, मगर वो ना आया। सुबह आँख खुली तो होश उड़ गए। रात के इस वक्त जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मैं इस वक्त अपने पति को कमरे में सोता हुआ छोड़कर खामोशी से अपने देवर के कमरे में लाल जोड़ा पहनकर घूंघट ओढ़े बैठी देवर का इंतजार कर रही थी। आज मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान था। पहली बार मैंने दूध में नशा और दवा मिलाकर अपने पति को पिलाई थी, ताकि वे रात भर सोया रहे और मैं जान सकूं कि आखिर क्या राज है कि तीनों बीवियां एक एक करके मेरे देवर को छोड़कर चली गई। आखिर उस रात होता क्या है जो उसकी बीवियां मेरे देवर की जिंदगी से निकल जाती हैं। और ये सोच सोच कर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मैं करने जा रही थी। दिल में 100 तरह के ख्याल आज भी आ रहे थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगी। मैंने कमरे की लाइट भी खराब कर दी थी, ताकि मेरा देवर मेरा चेहरा भी न देख सके। मेरा दिल अलग परेशान था कि न जाने क्या होगा। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इंतजार करते करते रात बीत गई और मेरा देवर पूरी रात न आया। थकार कर न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। जब सुबह आँख खुली तो एक लम्हे के लिए सोच कर ही कांप गई कि खुदा न खास्ता रात को देवर। हिम्मत करके उठी, आंखें खोलती हुई कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मेरे होश उड़ गए। इस रात मेरा देवर, मेरा नाम इनाया है। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे बाप एक अच्छे कारोबारी थे। हमारे पास बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर थे। आने जाने के लिए सबके पास अपनी बेशकीमती गाड़ियाँ। मेरे माँ बाप ने मुझे परी बना कर रखा था। बात मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती। मैं अपने घर में बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली थी। मैं शक्ल सूरत की सही थी, लेकिन रुपए पैसे ने मेरी शक्ल सूरत में एक निखार और चांद चांद पैदा कर दिए थे। एक दिन मेरे बाप के बहुत सारे दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। जिसके लिए रिश्ता बताया वे बहुत खूबसूरत और नौजवान, लंबे कद के, नशीले आंखों वाले, हुस्न के बहुत खूबसूरत, जैसे लड़के की हर लड़की ख्वाहिश रहती है। जबकि मैं उसके मुकाबले में थोड़ी सांवली रंगत की थी। वे खूबसूरत होने के साथ साथ आदत के भी अच्छे थे। मेरे बाप ने जब उनको देखा तो मेरे बाप उनसे बहुत ही इम्प्रेस हुए। वे बहुत ही शरीफ इंसान थे। अमन के बाप का देहांत हो चुका था। वे अपने एक छोटे भाई के साथ रहते थे। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पास सिर्फ एक घर था जिसमें अमन और उनके भाई एक साथ रहते थे। मोहल्ले से भी मेरे बाप ने अमन की बहुत ही तारीफ सुनी थी। फिर मेरे बाप ने मेरी और अमन की शादी करने में देर न की, झटपट बातें की और रिश्ता पक्का कर दिया। जब मैं शादी करके अमन के घर में आई तो नई जिंदगी की पहली रात ही बहुत खुशी से बीती, क्योंकि पहली रात सबके सपने होते हैं कि पति के दिल में आपकी चाहत किस कदर है। वक्त के साथ साथ अमन और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। जितना सुना था अमन के बारे में उन्हें उससे बढ़कर पाया। जबकि इस घर में कोई औरत ना थी तो मैं अकेली ही अमन के घर पर ही राज करना शुरू कर दिया। सिर्फ अमन ही नहीं बल्कि मेरा देवर भी मुझसे प्यार से पेश आता, मेरा बहुत ही इज्जत और ख्याल करता, और इसके साथ साथ वह अमन से भी ज़्यादा खूबसूरत और गोरी रंगत का था, हसीन और खूबसूरत था। मेरे हाथ के पके खाने खाता तो दिल खोल कर मेरी तारीफ करता। जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में तो रौनक सी आ गई है। माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होती। अब पहले तो हमारा घर वीरान था। इस तरह की बातें वो अक्सर मेरे साथ करता रहता। एक दिन अमन ने मुझसे देवर की शादी के बारे में बात की। वे कहने लगे कि इसके बारे में भी हमें सोचना है। इसके लिए लड़की तुमने तलाश करनी है। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपने देवर की शादी करवानी है। मैंने देवर की शादी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। एक दिन जब मैं अपनी माँ से मुलाकात करने अपने घर गई तो मैंने बताया कि
मेरा देवर मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने देता। जबकि मैं अपने घर में इकलौती थी, मेरा कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए देवर को दिल से अपना भाई मानने लगी थी। मैंने अपनी माँ से देवर के रिश्ते की बात की। मेरी माँ ने अपनी सहेली की बेटी का जिक्र किया कि वह बहुत ही शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती है। उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे देवर की तरह है। लेकिन एक बात है कि वह लोग बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि तुम्हारा देवर एक घराने मिडिल घराने से ताल्लुक़ रखता है। फिर भी मैं बात करके देखूंगी। जब मेरी माँ ने अपनी सहेली की बेटी के लिए मेरे देवर के रिश्ते की बात की तो उन्हें मेरा देवर बहुत पसंद आया। उसकी खूबसूरती और काबिलियत देखकर उन्होंने देवर से अपनी बेटी की शादी की बात कर दी और देवर को भी लड़की पसंद आ गई थी। मैंने खुशी खुशी देवर की शादी करवा दी। परी अपने घर से विदा होकर हमारे घर आ गई। शादी की अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर देवर तो बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन परी चुपचाप थी, ना ही ठीक से कुछ खा रही थी और ना ही बात कर रही थी। मेरे बहुत कहने पर थोड़ा सा ही नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गई। इसका रवैया कुछ ठीक नहीं था। हालांकि वे एक बहुत अच्छे मिजाज की लड़की थी, लेकिन जब से शादी हुई वे गुमसुम सी हो गई। देवर को देखकर इसकी रंगत उड़ने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ देवर भी कुछ समय से सहमा सहमा सा रहने लगा। मैं वजह पूछती तो नम आंखों से ये कह देता कि सब ठीक है, बस मेरी तनख्वाह कम है ना, इसलिए आपकी देवरानी के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। परी घर में ना किसी से कोई बात करती और ना ही कुछ बोलती, मुझसे भी बात न करती। अक्सर रात के वक्त उनके कमरे से अजीब सी आवाजें आती, दबी दबी चीखों की। शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे कि एक दिन परी ने सुबह उठते ही नाश्ता किया और अपने बैग पैक करके अपने घर चली गई, ये कहकर कि अपनी माँ की याद आ रही है, कुछ दिन रहकर वापस आ जाएगी। मगर वे वापस न आई। कुछ दिन बाद परी के घर से पैगाम आया कि परी अब कभी वापस नहीं आएगी, वे देवर के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों तरफ से बहस अच्छी खासी हो गई और फिर एक दिन मेरे देवर की परी से तलाक हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसी अजीब लड़की थी परी, इसका मेरे देवर के दिल पर बहुत असर पड़ा। मेरा देवर परी से बहुत ही मोहब्बत करता था। हमारे बहुत पूछने पर भी माँ की सहेली ने कुछ न बताया और यही कहा कि मेरी बेटी हमेशा के लिए अपने मामू के पास लंदन चली गई है। वे इसके साथ खुश नहीं थी, इसके अलावा उन्होंने कोई और बात नहीं की। मैं सोच सोच कर बहुत ही परेशान और गमजदा हो रही थी कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई कि मुझे अपने देवर के अमीर घर में शादी नहीं करवानी चाहिए थी। शायद जो ऐश और आराम उसे अपने घर में मिल रहे थे यहाँ नहीं मिल सके, इसलिए चली गई। मेरा देवर परी से बहुत ही मोहब्बत करता था, यही गम दिल को लगाए बैठा था। मैंने इसे बहुत हौसला दिया। फिर उसने निगाह नीचे रखते हुए मुझे ये कहा कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छे घर की लड़की तलाश कर दे, मैं जल्दी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं परी को हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला गया। मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। हमारे घर में तो जैसे मातम का माहौल चल रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने देवर के लिए लड़की तलाश करने में देर ना की। मुझे आखिरकार परी से भी खूबसूरत बहुत प्यारी लड़की अपने देवर के लिए मिल गई। मेरी दोस्त पायल, जो कि बचपन से मेरी क्लास में मेरे साथ ही पढ़ती थी, 12वीं तक मैं और पायल ने एक साथ ही पढ़ाई की। हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। 12वीं के बाद फिर वे किसी और कॉलेज में चली गई थी और अब मेरी इससे मुलाकात हुई तो मैंने इसे अपने देवर के बारे में बताया। पायल ने जब देवर को देखा तो उसे पसंद आया कि इस मेरे देवर की पहली शादी से भी कोई ऐतराज ना हुआ, क्योंकि पायल भी तलाकशुदा थी, एक कमांडर किस्म की लड़की थी। इसने खुद अपने फैसले लेने की हिम्मत थी और अपने फैसले खुद ही करती थी। पायल का ताल्लुक भी अमीर घराने से था। मैं एक दो बार पायल को अपने घर बुलाकर उन दोनों की मुलाकात भी करवा चुकी थी। मेरा देवर और पायल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने भी उनकी शादी करवाने में जल्दी की, क्योंकि मुझे डर था कि जो काम शादी के बाद करना होता है वह कहीं मेरा देवर और पायल पहले ही न कर बैठे। सब कुछ भागम भाग किया और पायल को हम लोग दुल्हन बनाकर घर ले आए। घर में एक बार खुशी लौट आई। देवर भी अब बात बात पर मुस्कुराता नजर आता। अभी कुछ महीने ही सुकून से गुजरे कि एक दिन सुबह घर में एक अजीब सा शोर उठा। मैं सो रही थी, शोर की आवाज से मेरी आंख खुली।
और मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। जब मैंने देखा कि मेरा देवर लॉन्च के सोफे पर बैठा आंखें सुर्ख किया निहाल पड़ा था और मैं एकदम घबरा गई। मेरे देवर ने एक खत मेरे हाथ में थमाते हुए आंखों से बहते आंसू के साथ जब मैंने वह खत देखा तो वह खत पायल का था। इसमें लिखा था कि मैं हमेशा के लिए अपने बाप के पास जा रही हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम इस कदर के घटिया इंसान हो, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। मैंने तुमसे शादी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर की, मगर तुम मेरी बातों पर खरे न उतर पाए। आज से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। साथ ही पायल का खत मेरे हाथ से गिर गया और मेरे होश उड़ गए। मैं परेशान हो गई कि ऐसी पायल कैसे कर सकती है कि बगैर बताए घर से अचानक चली गई। मुझे तो कुछ बताती। इस वक्त मुझे अपने देवर की मासूमियत पर तरस आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरा देवर बेचारा जितना ही मायूस है उतना ही उसकी किस्मत में गम लिखा है। बेचारा रोता हुआ अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ दिन मैंने इन सब सोच को अपने दिमाग से निकाल कर सोचा कि यकीनन मेरा देवर एक सीधा साधा इंसान है। आजकल की चालाक लड़कियों की हर ख्वाहिश पूरी करना मेरे देवर के बस की बात नहीं। पर मैंने भी ठान ली कि कोई बात नहीं, मैं अपने देवर की फिर से शादी करवाऊंगी। अब की बार मैंने रिश्ता करवाने वाले की मदद लेना सही समझा और रिश्ते वाली आंटी से कहा कि मुझे अच्छे घर की बहुत ही अच्छी सुलझी हुई लड़की तलाश कर दे। कई दिन के बाद आखिर में लड़की ढूंढने में कामयाब हो गई। वे अच्छे घर से सीधे साधे लोग थे। ये तो परी और पायल से भी ज्यादा खूबसूरत रसीन लड़की थी। लंबे बाल, लंबा कद, पूरा रंग और सुलझी हुई लड़की से शादी की थी और इसके तीनों भाइयों और घर वालों को मेरा देवर पसंद आया। उनकी पसंद ही को देखते हुए मैंने उन्हें अपने देवर की पहली 2 शादियों के बारे में बताना सही नहीं समझा और अपनी मीठी जुबान से उनको हर तरह से यकीन दिलाया कि मेरा देवर इंतहा सादा और शरीफ आदमी है। आखिर समन और मेरे देवर की शादी हो गई। शादी वाले दिन समन के घर वालों ने जब सोने का हार मुझे तोहफे में दिया, मैं तो हैरान रह गई। तब मुझे पता चला कि ये लोग सादगी पसंद है मगर रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं। उन्होंने अपने दामाद को एक कीमती गाड़ी भी दहेज में दी और अपनी बेटी समन को इस कदर दहेज में सामान दिया कि घर में हमारे रहने की जगह न रही। इस रात में देर तक देवर और समन के कमरे में बैठी रही। समन देवर को देखकर बहुत ही शर्मा रही थी। मैं दिल में बहुत ही दुआएं मांग रही थी, मेरा देवर का घर बस जाए। मैं दूध का गर्म गिलास एक समन और एक देवर के साइड टेबल पर रख दिया और उन दोनों को मुबारकबाद देकर अपने कमरे में चली आई। थोड़ी बहुत जो मेहमान घर में थे वे भी अपने कमरे में सोने को जा चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने पानी मांगा। मैं कमरे से बाहर निकल कर किचन में जाने लगी तो देवर के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है या न जाने कैसी आवाज थी। पहले तो दिल किया छुप कर देख लूं, कहीं कोई मसला ही ना हो गया हो। दिल में वैसे भी डर बैठा हुआ था, फिर कहीं देवर भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना अपनी बीवी से करता हो। दिमाग में बहुत सी सोचें आ रही थी कि कहीं मेरा देवर भी तो गलत नहीं है जो 2 बीवियां छोड़ कर गई और तीसरी बीवी शादी की पहली रात अजीब आवाज निकाल रही है, जबकि वह शादी से पहले तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। ये सोच ही रही थी कि एकदम से समन की आवाज बंद हो गई। फिर मैंने अपने दिमाग को झटक दिया और मैं अपने कमरे में चली आई। अब तीसरी बार कोई ऐसा हादसा अगर पेश आया तो यकीन है मेरे देवर में ही कोई ऐब होगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे शक था। कुछ वक्त गुजरा तो समन भी कुछ खामोश खामोश सी रहने लगी। मेरे साथ कम बैठा करती, कुछ पूछने पर घबरा सी जाती। इसका रंग दिन पे दिन ढीला पड़ता जा रहा था। मेरे बहुत पूछने पर भी वह बात बदल के मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली जाती। मैं बीमार रहने लगी। जब एक दिन समन की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई तो अपने घर चली गई। अब तो मैंने यकीन कर लिया कि यकीनन समन भी वापस नहीं आने वाली, मेरे देवर में ही कुछ खराबी है। और फिर ऐसा ही हुआ, समन वापस नहीं आई। बहुत टाइम गुजर गया। मैंने ही कोई बार फोन करके समन से बात करने की कोशिश की मगर उसने टालम टोल से काम लिया। मुझे इस बार देवर की कम समन की ज्यादा फिक्र सताने लगी। फिर कुछ इतना ज्यादा अजीब हुआ जिसे बर्दाश्त करना मेरे लिए गवारा न था। समन के घर वालों से फोन आया। समन की माँ रोते हुए बता रही थी कि समन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसके घर वाले, इसके भाई, इसके माँ बाप तड़प रहे थे। इसके भाई रोते हुए पुकार रहे थे कि हमारी बहन हमारी लाडली थी, हमें छोड़कर चली गई।
फूलों की तरह तुम्हें पाला था, छोटी सी जब गोद में खिलाते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। पूरे घर में जैसे कयामत का समा था। एक कोने में अमन बहुत ही अफसोस में बैठे हुए थे और देवर बिल्कुल चुपचाप बैठा था। अगले सुबह उठते ही मेरे देवर ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं एकदम से चौंक गई। कहने लगा कि भाभी आप बहुत अच्छी हैं, मैं समन से बहुत मोहब्बत करता था। समन का गम मुझे सताए जा रहा है, इसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, आप मेरी शादी करवा दें। ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने ठान लिया कि अब मैं ये राज पता चला कर ही रहूंगी कि आखिरकार माजरा क्या है। आखिर अपनी बीवियों के साथ ऐसा ये क्या करता है कि सभी उसे छोड़कर चली जाती हैं। मैंने जवाब में सर हिलाते हुए कहा कि आज रात को तुम्हें तुम्हारे कमरे में तुम्हारी दुल्हन मिल जाएगी। पहले तो वे बहुत हैरान हुआ, पर इसको ये भी यकीन था कि मैं जो कहती हूँ उसे करके दिखा देती हूँ। मैंने एक ड्रामा रचाया, इसको कहा कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम बस शादी के पेपर पर साइन कर दो। दोपहर में झूठ मूठ शादी कर दी गई। साथ में अपनी दो सहेली के भाइयों को भी बिठा लिया, जिनको सब कुछ मैं पहले समझा चुकी थी, और उसको अपनी सहेली की तस्वीर दिखाकर मैंने उसको पूरे तौर पर राजी कर लिया। देवर ने कहा कि तुम घर के कुछ जरूरी सामान ले आओ, तुम्हारा आने तक दुल्हन का चेहरा तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही देखने को मिलेगा। ये सुनकर शर्माता हुआ घर से चला गया। पति काम से वापस आया तो मैंने आते ही उसकी चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला दी। थोड़ी देर बाद वे कहने लगा तबीयत खराब सी लग रही है। मैंने कहा आप आराम कर ले, और फिर लेटते ही वे सो गया। अमन के सोने के बाद मैं खामोशी से कमरे का दरवाजा बंद करके अपने देवर के कमरे में लाल जोड़ा पहनकर घूंघट ओढ़कर बैठ गई। सोचा देखती हूँ कि ऐसा क्या करता है अपनी बीवियों के साथ, आज पता लग जाएगा। ये सोचकर मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने तकिए से टेक लगाई और इंतजार करने लगी। वे पूरी रात ना आया। इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। न जाने किस वक्त एक शोर से मेरी आंख खुल गई। कमरे से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए, मेरी चीख निकल गई। कमरे से बाहर मेरे देवर की लाश पड़ी थी। मेरा पति अमन भी शोर की आवाज सुनकर उठकर बाहर आ गया और जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगा। हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समन के तीनों भाई हाथ में बंदूक लिए सामने खड़े थे। कहने लगे आज हमने अपनी बहन के कातिल को मार दिया है। कैसा लग रहा है जब कोई अपना हमेशा के लिए दुनिया से चला जाए। तुम्हारे देवर ने हमारी बहन के साथ बहुत ही घटिया किस्म की हरकत की है, जो बताने के लायक भी नहीं है। जब हमारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसका बदन पीला पड़ता जा रहा था। हमने उसका टेस्ट करवाया तो उसके साथ जो तुम्हारे देवर ने किया था वे बहुत ही शर्मनाक था। वे मेरी बहन के साथ रोज़ कुछ गोलियां खाकर बहुत बेरहमी से पूरी रात बिताता और उसे बहुत मारता था। उसके बदन पर बहुत जख्म थे, और बाकी जो तुमने अपने देवर की पहली दो शादियां कराई उसने उनके साथ भी यही किया। वे तो जल्द से जल्द बचकर तुम्हारे देवर से तलाक लेकर चली गई, लेकिन मेरी बहन बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी। वह ऐसा ना कर सकी, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया, जब उसने हिम्मत हार दी, तो ये सुनकर हमारे तन बदन में आग लग गई और हम अब किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए हमने तुम्हारे देवर की जान ले ली है, और वह अपनी सारी बीवियों की गलत तस्वीर लेता है और फिर उन्हें बाद में डराता धमकाता है। अगर किसी को बताए तो उनकी नाजायज तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा और अपनी सारी बीवियों के जेवरात भी उसी रात छीन कर बेच आता। तुम्हारा देवर एक फ्रॉड था। समन के भाई ट्रांसपोर्टर थे। वे लोग छानबीन करने में माहिर होते थे। उनकी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने तुम्हारे देवर की पूरी छानबीन करवा ली थी, और पायल की मां से भी वह मुलाकात कर चुके थे। पायल की मां ने भी अपनी बेटी का दुख उनसे बयां किया तो उसके सीने में और गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारे देवर के अंदर एक हवस इस कदर भरी हुई है, वो इतना ज्यादा लालची था। परी के भाई गुस्से में बोलते चले जा रहे थे। परी ने तो उसको कुछ ना बताया था, मगर इसके भाइयों ने तुम्हारे देवर की दोनों बीवियों से मिलकर पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। जो कुछ अपनी दोनों बीवियों के साथ वे कर चुका था, वे समझ चुका था ये सब मेरी बहन के साथ भी हुआ होगा। तुम्हारे देवर ने समन को भी यही धमकी दी थी कि वे दोबारा अपनी शक्ल उसे ना दिखाए और बहुत दूर कहीं चली जाए, वरना पहली रात की वे सब तस्वीर जमाना देखेगा। समन बर्दाश्त न कर पाई, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी करने से पहले एक खत में लिखा, हमारी भी बहुत
बहुत ऊपर तक पहुंच है। हमसे हमारी बहन का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी फूल जैसी बहन ने इस लालची और घटिया और हवस के भरे इंसान की वजह से खुदकुशी कर ली और हमने भी इसे इस दुनिया से विदा करके आज अपनी बहन का बदला ले लिया है। अब कहाँ लेकर जाएगा वे दौलत लालची इंसान। ये कहकर वे इसकी लाश को छोड़कर चले गए। बाद में परी और पायल के घर वालों से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही मेरे देवर के बारे में बताया। ये सब कुछ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं गलत थी अपने देवर के बारे में। मैं तो इसे इतना शरीफ और नेक इंसान समझती थी। फिर मेरे पति ने भी बताया कि बचपन से ही इसे एक अमीर आदमी बनने का शौक था। अक्सर कहता था कि मैं अमीर बन के एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि वे इस हद तक भी जा सकता था। काश मैं उस वक्त कोई कदम उठा लेता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। धन्यवाद दोस्तों।